वक्त बदल रहा है, बीता वक्त कुछ और था, आज का वक्त कुछ और है। हम लोगों ने पैराट्रूपिंग की है, माउंटेनियरिंग की है, हम लोग शूटिंग करते हैं। नमस्कार, अस्मिता के एक और नए अंक में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। हर लिहाज से जिंदगी पुररौनक होती है, जरा सी तबीयत खराब होती है तो जिंदगी बेरौनक हो जाती है। जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जिनके जिस्म का कोई अंग खराब हो जाता है या काम करना बंद कर देता है और जरूरत होती है उस अंग को बदलने की, और इस दौरान कितनी दुश्वारियों के बीच उनकी जिंदगी होती है, ये समझ पाना बेहद मुश्किल काम है। लेकिन अंगदान एक ऐसी पहल है जो ले आती है मुस्कुराहट जिंदगी से मायूस हो चुके चेहरों पर। लेकिन अंगदान की प्रक्रिया है क्या, किस तरह के प्रावधान है, कैसे मुमकिन है, किन नियमों का पालन जरूरी है, जानेंगे अस्मिता के आज के अंक में। हमारे साथ जो खास मेहमान इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे उन सबसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आर के श्रीवास्तव, आप डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से आते हैं। स्वागत है आपका श्रीवास्तव जी अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्ष जौहरी, चेयरमैन रीजनल ट्रांसप्लांट सर्जन है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन सर्जन है और बहुत काम कर रहे हैं इस दिशा में। स्वागत है आपका हर्ष जी अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुजय शाद, आप डायरेक्टर कार्डियक ट्रांसप्लांट सर्जन है। स्वागत है आपका शाद साहब अस्मिता कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुमित रे, आप वाइस चेयरमैन क्रिटिकल केयर मेडिसिन है। बड़ा मुश्किल काम है, खुशामदीद अस्मिता कार्यक्रम में। और अंजलि सिन्हा हमारे साथ जुड़ी हैं, सामाजिक विश्लेषक हैं, ऐसे मुद्दों पर लिखती रही हैं। खुशामदीद कहती हूँ मैं आपको अंजलि अस्मिता कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़े हैं आलोक IAS अकेडमी के नौजवान स्टूडेंट, मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। ये आपसे सवालों का दौर बखूबी जारी रखेंगे। इससे पहले कि हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आइए हम नजर डालते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट पर। दिखाकर किसी को कर दिया तो क्या दिया, और मांगकर किसी से लिया तो भी क्या लिया। सही लेन देन में तो ये कमाल होता है, लेने वाला ही नहीं देने वाला भी निहाल होता है। आज बात अंगदान की। भारत में संभवतः छठे दशक के आसपास अंग प्रत्यारोपण शुरू हुआ, लेकिन 90 तक आते आते ये बात सामने जग जाहिर हो गई कि हमारा देश मानव अंगों की खरीद फरोख्त का एक बाजार बन चुका है। नतीजतन 1994 में अंग प्रत्यारोपण अधिनियम वजूद में आया और नियमों में सख्ती के साथ ये प्रावधान तय किए गए कि सिर्फ सगे रिश्तेदार ही एक दूसरे को अंगदान कर सकते हैं। 1999 में संशोधन के बाद इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि भावनात्मक रिश्तों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। यह बदलाव 2001 से लागू हुआ था। अब यह प्रक्रिया कागजी होकर रह गई है। अंग प्रत्यारोपण के मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते नाकाफी हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिलहाल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट नामक एक नए कानून को मंजूरी जरूर दी है, लेकिन यह व्यवस्था भी संसद की स्थायी समिति की स्वीकृति का इंतजार कर रही है। स्थायी समिति ने कुछ समय पहले अंगों की कालाबाजारी की आशंका के मद्देनजर इसे रोक लिया था। अब कुछ और बदलाव के साथ अंगों की खरीद फरोख्त रोकने के लिए डॉक्टरों और अस्पतालों पर पेनल्टी बढ़ाने की बात इसमें बढ़ाई गई है। देश के लाखों लोगों को इंतजार है उस दिन का जब यह विधेयक संसद से पारित हो। अस्मिता के लिए प्रियंबरा, लोकसभा टीवी। तो ये तो थी हमारी खास रिपोर्ट जो आप सबने देखी। श्रीवास्तव जी, मेरा पहला सवाल नाम से, आज एक खास कार्यक्रम लेकर हम अस्मिता के माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं। हमारी खुशकिस्मती है, अंगदान को लेकर आज की तारीख में स्थितियां कितनी गंभीर हैं? कि हमारे शरीर के जितने भी महत्वपूर्ण अंग हैं, जो हमारी बीमारियां आजकल उनको ग्रसित कर रही है, उनमें से ज्यादातर अंग एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि किसी प्रकार का उपचार या कोई इलाज उसको तंदुरुस्त नहीं कर सकता। तो फिर एक ही तरीका रह जाता है कि उस अंग को निकालिए और बदलिए। जो प्रमुख अंग जिनके ऊपर आज की तारीख में ये अंग दान के जरिए नया अंग लगाया जा सकता है, उसमें किडनी, लीवर एंड हार्ट है। स्थितियां तो इस हद तक गंभीर है कि अगर 100 मरीज इंतजार करते हैं एक किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए, तो बिरले ही उनमें से एक आध को मिल पाता है। और अगर 1000 मरीज लिवर या हार्ट के हों
तो उनमें भी एक आध मरीज ही ऐसा हो पाता है कि जो एक राइट ट्रांसप्लांट सेंटर में पहुंच जाए, वहाँ पे उसको एक अंग मिल जाए और उसको करने की फैसिलिटी मिल जाए और उसके करवाने में जो पैसा लगता है वो भी वो मुहैया करा पाए। सो जो गैप है सर्विस में और डिमांड में वो बहुत बड़ा है। तो कानून है, सरकार के भी एफर्ट्स हैं, बट वो सारे अभी इतने समर्थ नहीं हो पाए हैं कि इस गैप को आज पूरा कर पाए या आने वाले 10 साल के अंदर पूरा कर पाए। तो स्थितियां आज की तारीख में अंग दान को लेकर के, अंग ट्रांसप्लांटेशन को लेकर काफी गंभीर है। बहुत गंभीर बात आपने हमारे साथ शेयर की। यकीनन इस पर लोगों को ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। हर्ष जी, अगर एक रिपोर्ट की मैं बात करूं, इस रिपोर्ट में सामने आया कि लगभग 1.5 लाख लोगों को प्रतिवर्ष किडनी की ज़रूरत होती है और मात्र 4,000 ही उपलब्ध हो पाती हैं। तो डिमांड और सप्लाई की अगर हम बात करें तो कितनी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है इस क्षेत्र की बात करते हैं। जो आपने फिगर्स दिए, इसके पीछे एक फिगर और भी है कि हमारे 120 करोड़ की आबादी है, उसमें करीब 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके कुछ ना कुछ डिग्री पे किडनी का डैमेज हो चुका है। 10 करोड़, जिसमें से करीब 1.5 लाख हर साल एंड स्टेज किडनी फेलियर के शिकार होते हैं। मतलब किडनी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, किसी किस्म का काम नहीं कर पाती। और उसके एवज में हम लोग 4,000 ट्रांसप्लांट कर पा रहे हैं, जिसमें करीब 150 सेंटर हैं इंडिया में, और उसमें मिला के सब लोग 4,000 ट्रांसप्लांट कर पा रहे हैं, क्योंकि ना इतने सर्जन हैं, ना इतनी डायलिसिस फैसिलिटीज़ हैं, ना इतनी ट्रेनिंग है, ना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जाहिर सी बात है कि 4,000 और 1.5 लाख के बीच में जो गैप है, उन पेशेंट्स की तो लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो इट इज़ ए मैटर ऑफ ग्रेव अर्जेंसी दैट ए मूवमेंट हैज़ टू बी मेड। और वो मूवमेंट जो हम लोग सोच रहे हैं, जो डॉक्टर साहब बढ़ा रहे हैं और सरकार बढ़ा रही है, वो है अंगदान का। तो कैडेवरिक ब्रेन डेथ, लाइव डोनर से हट के उनको भी रखते हुए ब्रेन डेथ जो पेशेंट्स होते हैं उनके ऑर्गन्स को लेके बढ़ाया जाए, तो मुमकिन है अगले कुछ सालों में हम लोग इस फिगर को 4 को 10 कर लें। पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाएंगे, पर कम से कम बढ़ कुछ तो बढ़ पाएगा। डॉक्टर सुजय शांत हैं। दिल का मामला तो वैसे ही बहुत गंभीर होता है और जब बीमारी वाली बात हो जाती है और काम करने का बंद कर दे तो और ज्यादा गंभीर बात है। उपलब्ध आंकड़े जो हैं वो 5,000 पर 4 से 5 की उपलब्धता की ओर इशारा करते हैं। बहुत ही तकलीफदेह बात लगती है और कितना मुश्किल है आप जैसे लोगों के लिए ऐसे लोगों को बचा पाना। देखिए, जिस पेशेंट का हार्ट काम नहीं कर रहा है और उसका पहला एडमिशन होता है हार्ट फेलियर के साथ, उस पेशेंट का ये लाजमी है कि पेशेंट उसी साल में कम से कम 2-3 बार फिर से हार्ट फेलियर लेके हॉस्पिटल में एडमिट होंगे। जब सांस नहीं आ रही है, ऑक्सीजन देनी पड़ती है, आईवी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, पेशाब के जरिए पानी निकाला जाता है शरीर से। और ये पेशेंट जो एक साल में 2-3 दफ़ा एडमिट हो चुका है, उस पेशेंट का सर्वाइवल, उस पेशेंट का अगले 2 साल निकाल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो ये मरीज जो हैं, इनकी तबीयत खराब हो रही है, उनको भी पता है, घर वालों को भी पता है, कार्डियोलॉजिस्ट को भी पता है, और सर्जन्स के पास या हॉस्पिटल्स के पास उन पेशेंट्स को ट्रीट करने का एक्चुअली कोई तरीका नहीं है। तो उस टाइम हॉस्पिटल्स भी उनसे कन्नी काटने लगते हैं। जब मरीज की कंडीशन ऐसी हो जाए कि आपके पास उसके लिए ऑफर करने का कोई इलाज नहीं है, तो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स उस तरह के मरीजों से कन्नी काटने लगते हैं एंड अल्टीमेटली एक बड़ी दयनीय सी स्थिति पैदा हो जाती है। किडनीज में कम से कम डायलिसिस दे सकते हैं, हार्ट में कुछ भी नहीं कर सकते। जो ट्रांसप्लांट्स हैं, 4 या 5 ट्रांसप्लांट्स की एवरेज पर एक हमारे देश जितना बड़ा देश अगर चले तो हमने तो कुछ भी नहीं किया समझ सकते हैं। हमने एक छोटी सी बिगनिंग की, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई, थोड़ा थोड़ा करके कुछ स्टेट्स में ऑर्गन डोनेशन शुरू हुआ, तो हमारे को उम्मीद तो बंधी है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट और ऑर्गन डोनेशन आगे बढ़ेगा। पर 5,000 की फिगर को ब्रीच करना आसान काम नहीं होगा, बहुत ही मुश्किल काम है। डॉक्टर सुमित हैं हमारे साथ। क्रिटिकल केयर एक ऐसा यूनिट है, कैसी स्थितियां वहां पर आपको दिखती हैं? साथ ही अंगदान को लेकर अगर हम आपके पेशे की बात करें तो आपकी भूमिका कितनी अहम हो जाती है? हमारा रोल अंगदान में जो है उसमें जिसको कहते हैं एक तो
जो पेशेंट आएगा, जो ब्रेन डेड पेशेंट्स होते हैं, जो ब्रेन डेड का मतलब होता है कि उनका ब्रेन का मेन पार्ट जो है, सेंट्रल पार्ट जो है, ब्रेन स्टेम कहते हैं, उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, तो उसका हार्ट पे और लंग्स पे, ब्रीदिंग पे कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, तो वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे होते हैं ऐसे पेशेंट। और उनको मेंटेन करना हमारा काम है, और उनको, उनके फैमिली को कन्विंस करना हमारा काम है कि इन पेशेंट्स का और कोई बेनिफिट नहीं हो सकता है। एंड इट इज़ इक्विवेलेंट, जो ब्रेन डेथ कहते हैं, इज़ इक्विवेलेंट टू एक्चुअल डेथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझना कि हार्ट चलते हुए भी इंसान कैन बी डिक्लेयर डेड, क्योंकि उनका मेन जो पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो काम नहीं कर रहा है। एक तो ये कन्विंस करने का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा टू द फैमिली। एक बार यदि वो कन्विंस कर पाए, तब नेक्स्ट स्टेप होता है कि फिर उनसे बात करना कि ये ऑर्गन इनका हम ले सकते हैं कि नहीं, टू यूज इट इन अदर पेशेंट्स। और इसमें हमारा रोल इसमें दो लेवल का हो गया। एक तो टू कन्विंस द फैमिली, एंड सेकेंड, यदि कन्विंस होती तो मेंटेन द पर्सन एंड द परफ्यूजन, मतलब ब्लड फ्लो, रक्तचाप मेंटेन करना, सब ऑर्गन्स को मेंटेन करना कि वो डोनेट हो सके। तो हमारा, क्योंकि जो पेशेंट जिसको कहते हैं कैडेवरिक डोनेशन करेगा, ब्रेन डेथ के बाद डोनेशन करेगा, वो हमारे पास आते ही हैं, बिकॉज वो बिना लाइफ सपोर्ट के जो हम क्रिटिकल केयर में करते हैं वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लोगों की जिंदगियों में मुस्कान लाने का भी काम आप करते हैं। अंजलि है हमारे साथ। अंजलि, अंगदान को लेकर क्या समाज में अभी एक गंभीर सोच आ रही है, या आपको लगता है कि वाकई अब इस दिशा में हम सबको सोचने की जरूरत है? जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से जागरूकता भी नहीं है, और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 2 लाख लोग अलग अलग तरह के बीमारियों से, किडनी के या लीवर के, जो अंगदान हुआ रहता और इनका ट्रांसप्लांट हो जाता तो इनकी जीवन बचाया जा सकता था। कहा जाता है कि 2 लाख के आसपास हमारे देश में लोगों की मृत्यु हो रही है। इसी से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि बॉम्बई का एक आंकड़ा था 2006 का कि 15 लोगों ने वहाँ देहदान किया। अब 1.5 करोड़ की आबादी में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 15 लोग अगर देहदान कर रहे हैं तो लगभग 10 लाख पर एक व्यक्ति आया, और यही स्थिति देश भर की है। हमारे यहाँ दुनिया भर में सबसे ज़्यादा नेत्रहीन लोग यहाँ रहते हैं, तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं। उसमें इतना छोटा आंकड़ा, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी, जैसा सभी डॉक्टर्स ने बताया कि समस्या का सामना करना पड़ता है, तो हमें लगता है कि अभी गंभीरता की काफ़ी कमी है, जानकारी की काफ़ी कमी है। इस क्षेत्र में बहुत काम किए जाने की ज़रूरत है। अंगदान एक चीज़ है और पूरा देहदान दूसरी चीज़ है। तो अंगदान के प्रति तो थोड़ी जागरूकता आई है, लेकिन देहदान जिसमें से कि कुछ अंगों का इस्तेमाल भी हो सकता है, प्लस जो मेडिकल के विद्यार्थी हैं उनको सीखने का काम आए, इसके प्रति लोगों में जागरूकता काफ़ी कम है। हड्डी के दान के बारे में मैं पढ़ रही थी अखबार में कि उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि हड्डी दान जैसी चीज़ अलग से भी की जा सकती है, जो कि इतने एक्सीडेंट में या जो भी ऑपरेशन होता है उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। और बताया गया था कि 1999 में जब से इसका अलग विभाग की स्थापना हुई है, तब से सिर्फ 9 लोगों ने हड्डी दान किया है, जिसमें से 250 लोगों को उससे फ़ायदा हुआ है। तो इतने मतलब 9 लोगों में 250 लोगों का फायदा, तो अनुपात हम अंदाजा लगा सकते हैं। उसी तरह से एम्स के ट्रॉमा सेंटर का आया था कि 7 महीनों में 40 लोगों को ब्रेन डेड घोषित किया गया, जिसमें सिर्फ 3 लोगों के परिजनों ने उनके अंगदान देने के लिए हामी भरी। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि अब इस पर सोचने की जरूरत है और शायद समाज के हर वर्ग को इसके साथ जुड़ने की जरूरत है। जरा सोचिए, एक शख्स 8 लोगों को जीवन दान दे सकता है। गुर्दा, हृदय, जिगर, पित्ताशय, आंतें, फेफड़े, बोन मैरो, त्वचा, आंखें, रक्तवाहिका, बहुत कुछ हम सबके पास है, इतनी बड़ी शक्ति। लेकिन क्या हम इसके बारे में जानते हैं? क्या ये खिदमत इंसानियत की खिदमत नहीं है? बेशक है। हाजिर होते एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप रहिएगा स्मिता के साथ। सारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो होते हैं वो ये नहीं है कि उसका मतलब ये है कि वो सक्सेसफुली बॉडी में रिसीव ही हो जाएंगे।
कुछ ऑर्गन रिसीव भी नहीं होते। प्रक्रिया जो है वो आसान की जाए, ना कि उसको ऑफिशियल डम में हम लोग लपेट के छोड़ दें। अभी भी कुछ हद तक एक लैक ऑफ फेथ है कि कहीं ये ऑर्गन लेके कुछ कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए तो नहीं कर रहे हैं।